आइए मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपने देखा कि इससे पूर्व वाले भाग में हम 20 क्वेश्चनों को बेटा सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो आज उसी प्रश्न पत्र का हम पुनः 21वें प्रश्न नंबर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 21वें नंबर से शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझना है। देखिए 21वां क्वेश्चन इस समय आप लोगों की स्क्रीन पर चल रहा है। मैं प्रश्न एक बार पढ़ देता हूं कि आंख खोली देखो तो न, फिर खाली जगह है न खाली जगह, कवि देव की ये पंक्तियां हैं बेटा, और इनमें ऑप्शन है हमारे सामने। तो बेटा जब हम सब ऑप्शनों को देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारे सामने साहिब, फिर मुसाहिब, मदन, महीप, तीसरा ऑप्शन है घन घनश्याम, और चौथा ऑप्शन है भगत भगवन। तो बेटा इनमें जो है जो सबसे ज़्यादा सटीक ऑप्शन है वो है घन घनश्याम। आइए इसे लगा करके थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, अर्थात बेटा जब मैंने आंखें खोली तो न तो घन है, घन यानी कि बादल, और ना ही कौन नहीं है, घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण। इस टाइप के प्रश्न बेटा मैं अलग से श्रृंखला बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इस समय आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक बार इसे आप लोग पढ़ लीजिए और ऑप्शनों को भी पढ़ लिया करो। देखो जरा ध्यान से। तो देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है अलंकार, और देखिए कौन सा अलंकार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से। प्रश्न है उषा उदास आती है। क्या पूछा है बेटा, उषा उदास आती है, आती है। ठीक है, इसमें अलंकार हमें पहचानना है। तो देखिए उषा उदास, उदास का मतलब है सुस्त। ठीक है, आती है। तो बेटा यहां जो उषा है, यह आपने सुना होगा संध्या काल, उषा काल, सुबह का दृश्य, शाम का दृश्य। तो बेटा ये जो है प्राकृतिक चीज है। उषा क्या है, प्राकृतिक एक चीज है। और कैसी बैठी हुई है, उषा उदास बैठी हुई है। तो बेटा जब प्राकृतिक चीजों में मानव की चेष्टाओं की अनुभूति दिखाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो अलंकार होता है वो होता है मानवीकरण। समझना है इस बात को, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो इसका जो सही जवाब होगा मानवीकरण होगा। बाकी के ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे है उपमा। तो मैंने आपको बताए हैं उपमा पहचानने के लिए वाचक शब्द होते हैं सा सी से सरिस सम, तो उपमा तो हो नहीं सकता। इसके बाद है हमारा संदेह। ठीक है, तो देखिए संदेह में क्या होता है, एक भ्रम की सी स्थिति रहती है। जैसे संदेह का उदाहरण है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो यहाँ जो दुशासन है, जो द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, वो बेचारा बहुत कंफ्यूज है, संदेह में है। समझ पा रहे हैं आप। तो बेटा ऐसी स्थिति यहाँ कुछ है, बताइए आप, है नहीं है, अर्थात ये हमारा संदेह भी नहीं है। फिर है आपका विभावना, समझ रहे हैं ना। तो बेटा ये सारी चीजें हम अलंकार टॉपिक है हमारा, उसमें हम विस्तार से समझेंगे। फिलहाल समझ लो ये कौन सा है, मानवीकरण है। ठीक है, जैसे उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो बेटा हंसने का काम तो मनुष्यों का है, लेकिन अब किससे करवाया जा रहा है, फूल से करवाया जा रहा है। तो बेटा जब कोई प्राकृतिक चीज जो है मनुष्य की चेष्टाओं की अनुभूति ग्रहण कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी। और देखो ये लाइक का बटन दबा दो बेटा, ठीक है, दबा दो और शेयर भी कर दो। तो ये हो गया हमारा मानवीकरण। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर इस समय कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इसे मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा लिख करके ही बेटा ये समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, जब तक आप ऑप्शन पढ़िए जरा, क्या पूछा जा रहा है। तो बेटा इसमें हमें अशुद्ध वाक्य, इसमें हमें यह पहचानना है कि किस प्रकार की अशुद्धि है। तो मैं लिख दे रहा हूं जरा प्रश्न को,
हमारा समाज उन्नति के पथ में है। यही तो है, ठीक है। तो देखो बेटा, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, तो इसमें जो अशुद्धि है वो में की है, या में के स्थान पर होना चाहिए था पर। समझ रहे हैं ना बेटा आप? अब देखिए, पर लगा करके इस वाक्य को पढ़िए। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, तो बेटा मैं पे पर। समझ रहे हैं ना आप? आपने पढ़ा होगा विभक्ति। विभक्ति कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण मैं पे पर। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए बेटा यहाँ जो अशुद्धि है वो कौन सी है? कारक संबंधी अशुद्धि है। अशुद्धियों में हम समझेंगे कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं, कि संज्ञा संबंधी अशुद्धि क्या होती है, ठीक है। तो ये बात हमारी आगे अन्य वीडियो में होगी, नहीं तो ये भी वीडियो बेटा बहुत लंबी हो जाएगी। और आज हम इस प्रश्न पत्र को पूरी तरह समाप्त करने के मूड में हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पढ़िए जरा इसे। बिल्कुल, देखते ही पहचान लिया होगा हमारे पुराने विद्यार्थियों ने, बिल्कुल। और आप भी चिंता ना करें बेटा, आपकी भी समझ में आएगी ये वाली बात। अगला प्रश्न देखिए, कितना आसान सा प्रश्न पूछ लिया है ये आपसे। पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। पहला वाक्य आप लोग पढ़ पा रहे होंगे कि उसे जल्दी घर जाना था, ठीक है। दूसरा वाक्य मुझे वहां नहीं जाना है। तीसरा है वे लोग जा रहे हैं। और चौथा वाक्य है पिता ने मेरे से कहा। तो बेटा पिता ने मेरे से कहा, ये क्या होता है? पिता ने मुझसे कहा। समझ रहे हैं ना आप? तो ये यहां पर अशुद्धि होगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या पूछा है? संधि के 3 भेद होते हैं। पहला भेद उन्होंने दिखाया स्वर संधि, दूसरे स्थान खाली है और तीसरे स्थान भी खाली है। तो बेटा जो संधि है इसके कौन कौन से भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला भेद होता है हमारा कौन सी संधि? स्वर संधि, ठीक। दूसरा हमारा व्यंजन संधि, तीसरा हमारा विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो बेटा देखो ये दिया है, ये दोनों अनुपस्थित हैं, तो यही हमारी खाली जगह में आ जाएंगे ना। और बेटा ये ध्यान रखना है कि जो संधि शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मेल अथवा जोड़। पूछा जाए तो बताना है। और संधि का विलोम क्या होता है? मैंने अपनी वीडियो में पूछा था आपसे और कहा भी था कि कमेंट करना, तो आज उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जो संधि का विलोम होता है वो होता है बेटा विग्रह। क्या होता है? विग्रह। और हाँ, अगर ये ऑप्शन में न हो तो हमें लगा देना है विच्छेद। मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा आप लोग? ठीक है। यदि ये दोनों ही ऑप्शन में है तो आपको विग्रह को चूज करना पड़ेगा, इसे चुन लेना। क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? समानार्थी यानी कि पर्यायवाची, समान अर्थ रखने वाले। तो सौमित्र बेटा हम किसको कहते हैं? लक्ष्मण को कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को किस तरीके से याद किया जाता है, कैसे उन्हें समझा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा उसकी एक झलक यहाँ दिखा रहा हूँ। उसी के आधार पर एक अन्य वीडियो बनाएंगे। कोशिश करेंगे बेटा कि आपकी समझ में आए, आपको कम मेहनत में पूरा ज्ञान मिल पाए, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी बात हम समझेंगे। बहुत ध्यान से समझनी बेटा एक एक चीज, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा यहां से हटा रहा हूं और हम समझ रहे हैं समानार्थी क्या होता है, पर्यायवाची कैसे हम याद करें। तो बेटा देखो, जो हमारा
पर्यायवाची हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं। तो बेटा ये देखो, जैसे कि आपको पानी के पर्यायवाची शब्द याद होंगे, अगर याद नहीं है तो मैं बता रहा हूं, समझ लेना। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप हमारे चैनल के साथ हैं बेटा। आपके जो एसआई में नंबर आने हैं या अन्य इससे संबंधित जितनी भी परीक्षाएं, हिंदी प्रश्न पत्र यदि आता है तो बेटा वो सब प्रश्न आपको मिल सकें, इसीलिए मेहनत की जा रही है। तो बेटा पानी के पर्यायवाची क्या होते हैं? जल, नीर, वार, अम्ब और भी बहुत से होते हैं कि नहीं होते? ठीक है। लेकिन बेटा पानी ये एक पर्यायवाची है हमारा। पानी से हमने बनाए ये पर्यायवाची। तो देखो बेटा, इसकी मदद से हम बादल के पर्यायवाची शब्द कैसे बना सकते हैं? किसके बना रहे हैं हम? बादल। तो बेटा पानी को लेकर के कौन आता है? बादल आते हैं कि नहीं आते? तो यदि आप पानी के पर्यायवाची शब्दों में ये द अगर आप जोड़ देंगे, इस पानी का पर्यायवाची क्या है? जल, इसमें क्या जोड़ देंगे? द। तो देखो बेटा बादल के पर्यायवाची शब्द बनके तैयार होंगे कैसे? आइए बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, जल में द जोड़ा तो क्या बना? जलद। नीर में ज बना, द जोड़ा तो क्या बना? नीरज। ऐसे ही क्या बनेगा? वारिद। और अम्ब में द जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? अम्बोद। तो किसके बने? पानी के। पानी की मदद से किसके बनाए हमने? बादल के। अब मुझे ये बताओ, सबसे ज़्यादा पानी किसमें होता है? सबसे ज़्यादा तो आप कहेंगे कि सर समुद्र में होता है। होता है कि नहीं होता? तो बेटा यदि हम पानी के पर्यायवाची शब्दों में, ये ध्यान रखना क्या क्या जुड़वा रहा हूं मैं। तो यदि आप पानी के पर्यायवाची शब्दों में इस धी को जोड़ देंगे तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द बनके तैयार हो जाएंगे। इस धी का मतलब होता है भंडार। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे जल में जोड़ा जलद है, यानी कि जल का भंडार, यानी कि समुद्र। नीर में जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका? नीरद, वारिद। और अम्ब में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? अम्बोधे। ठीक है बेटा? ठीक है। अब बेटा एक ऐसा पुष्प होता है जो कि पानी में जिसकी उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ आता जाता है तो ये पुष्प, इसमें ये विशेषता होती है कि ये भी ऊपर की तरफ आता चला जाता है। ठीक है? हाँ, तो वो पुष्प है हमारा कमल। और यदि पानी के पर्यायवाची शब्दों में आप क्या जोड़ देंगे? ज, तो आपके किसके बन के तैयार हो जाएंगे? कमल के। आइए कैसे देखते हैं। देखो बेटा, जल में ज जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जलज। नीर में ज जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नीरज। वार में ज जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वारिज। और अम्ब में ज जोड़ेंगे तो बनेगा अम्बोज। और हाँ, एक बात और यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछ लिया कि अम्बुद और अम्बुज शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा सही है? तो बेटा जिन्होंने ये बात ध्यान से समझी होगी कि ये अम्ब तो किसका होता है? पानी का। और इस पानी शब्द में द लगाने से काय के पर्यायवाची बने थे हमारे? बादल के। तो बेटा इसका अर्थ क्या होगा? बादल। और ज लगाने से काय के बने थे? कमल के। तो इसका अर्थ होगा हमारा कमल। समझ पा रहे हैं ना? तो बेटा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए यहीं पे अभी मैं थोड़ा सा आपको ये समझा रहा हूँ। इसके बाद पर्यायवाची कैसे याद करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पानी के इसके अलावा और नहीं है, और भी हैं, और उनको याद कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रश्नों को ध्यान से। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने पर्यायवाची शब्द देखे। ठीक है, अब देखिए बेटा, तुम जरा गद्यांश को पढ़ो। देखो एक प्रश्न ये भी आता है, एक आपको एक अवतरण दी जाएगी, यानी कि एक गद्यांश दी जाएगी, और बेटा उसके नीचे कुछ प्रश्न होते हैं जो कि हमें गद्यांश को पढ़ करके निकालने होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये प्रश्न बड़ा ही आसान होता है, बड़े आसानी से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप लोग जरा एक बार पढ़िए जरा इस गद्यांश को, ठीक है। और मैं से शॉर्ट में ही आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि बड़ा ही आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। तो पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ रहे होंगे आप सभी। तो देखो बेटा, गद्यांश को कभी पढ़ने से पहले थोड़ी थोड़ी बात इसके बारे में बता दे रहा हूं जिससे आप जल्दी से आंसर निकाल पाएं। तो बेटा जब भी गद्यांश में से आप आंसर को निकालें तो पहले क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन जब एक बार पढ़ लेंगे ना आप, तो जैसे ही गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि यार ये प्रश्न हमसे पूछा गया है, इसका आंसर तो ये वाली लाइन है। जैसे कि बेटा अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न है, किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? किसके द्वारा? तो बेटा इसका जवाब क्या होगा? विज्ञापन के द्वारा, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा यानी कि हमारा 28 यानी कि 28 नंबर का जो प्रश्न है, पढ़िए उसे क्या है। तो पूछा जा रहा है आपसे, विज्ञापन किसके लिए लाभदायक हैं? विज्ञापन किसके लिए लाभदायक हैं? तो बेटा ये ध्यान रखना है, विज्ञापन का हमको और आपको तो कोई लाभ नहीं होता है। गद्यांश के हिसाब से हम देख सकते हैं तो विज्ञापन का जो लाभ होता है वो व्यापारी को होता है, अर्थात जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला गद्यांश से संबंधित अगला प्रश्न है, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? आज के युग में तो बेटा देख सकते हैं आप, विज्ञापन का ही युग है। कोई भी काम हो रहा है विज्ञापन से ही हो रहा है। आप कोई भी अच्छा धार्मिक प्रोग्राम टीवी पर देखिए तो बेटा वो प्रोग्राम इतनी देर नहीं आता जितनी देर वो विज्ञापन आते हैं। तो समझ सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान मिला? तो देखिए व्यास सम्मान से संबंधित मैं आपको बातें बता चुका था थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है श्रीलाल जी के बारे में, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको, कौन सा वाला, कि विश्रामपुर का संत, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान किसके लिए मिला है? विश्रामपुर का संत। अगला है, मुदित महीपत मंदिर आए, अलंकार पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ेंगे सबसे पहले तो देखिए अनुप्रास, और जब ऑप्शन में अनुप्रास हो तो आपको ये देख लेना है कि किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। वैसे जब मैं आपको अलंकार जब बताएंगे तो अनुप्रास अलंकार ही बेटा 5 प्रकार का है, ठीक है। और हो सकता है कि लेवल जब ऊपर आए तो चारों ऑप्शन अनुप्रास के ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ईश्वर का शुक्रगुजार होंगे वो विद्यार्थी जब उन्होंने ये परीक्षा दी होगी, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है कि मुदित महीपद मंदिर आए, यानी कि मां व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो रही है, इस वजह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुप्रास अलंकार की निम्न में से कौन सी विशेषता सही है? तो बेटा किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। वर्ण समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझ रहे हैं तो पूर्व वाली वीडियो समझ देख लें, आपको पता पड़ जाएगा वर्ण क्या होता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को लेकर के चलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, आपने सुने होंगे कि शब्द समूह के लिए एक शब्द, सुनिए कभी कि नहीं? ठीक है, सुने होंगे। तो बेटा ये वही टाइप का प्रश्न है आपके लिए कि शब्द समूह के लिए जो एक शब्द होता है, यानी कि एक शब्दों का समूह होगा, उसके लिए हमें एक शब्द चिन्हित करना पड़ता है। जैसे प्रश्न पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो बेटा मोक्ष की जो इच्छा रखता है उसको हम कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु, मुमुक्षु, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। तो ये ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? बी। और बेटा कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, चलिए, कि
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जैसे आपसे पूछा गया, लिख देता हूं मैं एक शब्द समूह, जिसका कारण पृथ्वी है, जिसका कारण पृथ्वी है। इस शब्द समूह के लिए आपको एक शब्द बताना है। बताइए एक शब्द क्या होगा? या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, या यही प्रश्न अलग टाइप से आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जिसका कारण पृथ्वी है, या पृथ्वी से संबद्ध, ऐसे पूछ सकता है। पृथ्वी से संबद्ध के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो बेटा पृथ्वी से संबंध जो होगा वो क्या कहलाता है? पार्थिव। आपने सुना होगा पार्थिव शरीर, यानी कि जो हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी, उसमें से एक तत्व होता है। 5 तत्वों से मिलकर शरीर बनता है कि नहीं बनता? तो पार्थिव, पार्थिव का मतलब क्या होता है कि इस शरीर का संबंध हमारा किससे है? पृथ्वी से है। समझ पा रहे हैं ना? परीक्षा में पूछे कि जिसका कारण पृथ्वी है, इसके लिए एक शब्द बताइए, तो आपको टिक कर देना पार्थिव। और दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है पृथ्वी से संबद्ध, यानी कि कौन सी चीज़ पृथ्वी से संबंधित होती है। तो जो भी चीज़ पृथ्वी से संबंधित होंगी वो सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी? पार्थिव। जैसे कि शरीर भी हमारा क्या होता है? पार्थिव। आइए और समझ लेते हैं। पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक, इसके लिए एक शब्द हमें बनाना है। तो इसको ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में आता रहता है कि पैर से मस्तक तक, इसको एक शब्द कहते हैं आपाद मस्तक। क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। इसका मतलब होता है कि पैर से मस्तक तक, इसके लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। आइए अगला एक और समझ लेते हैं। तो इस प्रकार है शब्द समूह आपके सामने कि जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए एक शब्द बनाना है आपको। बताइए क्या होगा? तो बेटा इसका ध्यान रखना, उसके लिए होता है अप्रत्याशित। क्या होता है? अप्रत्याशित। ये कब लगाना है? जब आपसे पूछा जाए जिसकी आशा न की गई हो, तो उसको हम कहते हैं अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। समझ में आ गई होगी आप लोगों के बात? ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, पूरा करना है। बोर्ड पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक तो करेला, खाली जगह, लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो बेटा आप लोगों ने सुना होगा, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। समझ पा रहे हैं ना आप? लोकोक्ति, जैसे कि और भी हम उदाहरण ले लेते हैं कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। समझ पा रहे हैं ना? इसी तरीके से तो लोकोक्तियां हम अलग से देख लेंगे। ठीक है, और देखिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, और 40 प्रश्न हमें करने हैं, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो समझा रहा हूँ, इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह से लिखते रहें बेटा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे आगे जो हमारा प्रश्न है वो आप लोगों के सामने है, पढ़ लें बेटा एक बार प्रश्न को, देख लें एक बार बेटा प्रश्न को, पढ़ लीजिए, ऑप्शन भी इसके देख लीजिए क्या ऑप्शन है, ध्यान से समझना है बेटा। इस समय जो हम प्रश्न संख्या पहुंच चुके हैं वो 34 यानी कि 34 पर हैं, और प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे कि उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 200 खाली जगह वैष्णव की वार्ता। ठीक है, तो बेटा ये किताब का नाम है, किसका नाम है? किताब का, कि 252 वैष्णव की वार्ता। एक पुस्तक है 284 वैष्णव की वार्ता। तो यहाँ के लिए हमारे ऑप्शन में जो दिया हुआ है हमें वो दे रखा है 52। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। ये याद रखना, ये पुस्तक का नाम है बेटा। ठीक है,
और पुस्तक किसकी है? गोकुल दास जी की है। जब हम साहित्य थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा विस्तार से समझ लेंगे कि गोकुलनाथ जी कौन थे, विट्ठलनाथ जी से इनका क्या संबंध था। फिलहाल हम थोड़ा सा आगे की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर पर, सिक्का जमाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो देखो बेटा, ऑप्शनों को किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं और मुहावरे का अगर पूछा जाए तो ऑप्शनों से ही आप लोग काम चलाएं। तो देखिए पूछा गया है सिक्का जमाने का अर्थ बताइए। तो थोड़ा सा पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है सफलता प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है प्रभाव स्थापित करना। तो बेटा सिक्का जमाना, मोहन ने ताजमहल पर जाकर अपना सिक्का जमा दिया, यानी कि उसने अपना प्रभाव स्थापित कर दिया, ये होता है सिक्का जमाना। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, और बाकी के ऑप्शन हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि वो जो है वो ठीक नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? प्रभाव स्थापित कर देना। चलिए अगला है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। थोड़ा सा समझ लेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए बेटा, मैंने एक विशेषण ले लेता हूं। पहले तो हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर विशेषण क्या होता है बेटा। तो बेटा जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा यहां से कि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो विशेषण होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, काला कुत्ता। तो आप समझ रहे होंगे कुत्ता एक जातिवाचक संज्ञा है, और इस जातिवाचक संज्ञा शब्द की जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है? काला शब्द। ठीक है, तो देखो बेटा कैसा है कुत्ता, काला है कि नहीं है? तो इस कुत्ता की विशेषता है ये कि कैसा है ये? काला। तो ये शब्द इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया है कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। तो इसके आगे मैं एक शब्द और लिख ले रहा हूं, बहुत। ठीक है, ऐसा वैसा नहीं, कितना काला है? बहुत काला। तो इस काले शब्द की भी विशेषता ये शब्द बता रहा है, बहुत। तो बेटा जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसको हम कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। समझ पाए होंगे बेटा बात को। और बेटा हम विशेषण पर जब आएंगे तो और अच्छी तरह आप लोग समझ लेना इस बात को। ठीक है, अभी केवल इतना समझ लो कि विशेषण शब्दों की विशेषता जो शब्द बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। अगले प्रश्न को हम देखेंगे, समझ लें बेटा ध्यान से। तो अगला जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। यानी कि जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि कोकिल का और उनका अर्थ समान है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसका अर्थ अलग है। चलिए देखते हैं ऑप्शनों को। तो देखिए पहला ऑप्शन है पिक। तो जब आप बेटा कोयल के पर्यायवाची पढ़ेंगे तो उसमें आएगा पिक। ठीक है, तो पिक माने क्या होती है? कोयल। ठीक है, तो ये तो हमारा कोकिल का पर्यायवाची है। और ऑप्शन देखिए जैसे कि कोयल, तो ये हम समझ ही सकते हैं कि कोकिल हम कोयल को कहते हैं। डी ऑप्शन है श्यामा। तो श्यामा भी बेटा कोयल को बोला जाता है। जबकि इसमें एक शब्द आया है बी ऑप्शन पर मधुकरी। तो मधुकर भौरे को हम कहते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द जो है वो कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, आगे वाले ऑप्शन पर हम चलते हैं। हमारा भावी जीवन, प्रश्न आप लोग समझ लें। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। बेटा ये उज्जवल जो है थोड़ा सा अशुद्ध लिख रहा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि कभी कभी ये शुद्ध अशुद्ध में आ जाता है, तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखना। उज्जवल में 2 ज बनते हैं, वो भी आधे। ठीक है, हाँ अभी इस प्रश्न पर पूरी तरह मत जाना, उज्जवल को थोड़ा देख लेना इधर। तो ये लिखा हुआ है, प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं हम कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। ठीक है, इसमें पूछा गया कि रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अब बेटा इसमें किसी के नीचे रेखा तो है नहीं, वो मैं बता देता हूं आपको कि रेखांकित शब्द कौन सा है। तो वो शब्द है भावी। हमें इस भावी शब्द का विलोम बताना है।
क्या बताना है? भावी शब्द का विलोम। तो बेटा भावी का मतलब होता है भविष्य में होने वाली घटना। तो भावी का जो विलोम होगा तो इसमें हम देख लेते हैं पूर्व। तो पूर्व माने तो पहले होता है, एक शब्द है अतीत। भविष्य और भावी एक ही चीज़ है, वर्तमान तो चल रहा है। तो देखो बेटा भावी, भावी का उल्टा होगा अतीत। कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, भावी शब्द के नीचे अंडरलाइन हो रही है, वहाँ आपको नहीं दिखाई दे रही है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से, प्रश्न पढ़ लें। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन अशुद्ध है? कौन सा कथन अशुद्ध है? चलिए पहला पढ़ते हैं। हमारे पास समय कम है। हमारे पास समय कम है, ये तो बेटा पूर्ण रूपेण सही है। अगला ऑप्शन है हमारे पास कहाँ जाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग रहा है, तो ये भी ठीक है हमारा। फिर है शायद बारिश हो रही है। शायद बारिश हो रही है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हम नहीं पढ़ पाए हैं, बी ऑप्शन, देखिए साइड में है वो, वो ऑप्शन है आपका कल लोगों की भीड़ जमेगी। तो बेटा जमेगी, तो जमेगी कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? बेटा लोगों की भीड़ जमेगी नहीं, इकट्ठा होती है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा अशुद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा बी। क्लियर? आइए आगे वाले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है हमारा, और आप लोग अब तक बड़े प्यार से और पेन और कलम के साथ लगे हुए हैं। निश्चित रूप से यह सफलता बेटा एक ना एक दिन रंग अवश्य लाएगी, मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। लास्ट प्रश्न को देखिए, बोर्ड पर है इस समय। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? यानी कि भवानी शब्द कैसा है? हमारा स्त्रीलिंग है, तो इसका हमें क्या बताना है? पुल्लिंग बताना है। तो बेटा तुमने सुना होगा कि अम्बे भवानी, समझ रहे हो ना? तो ये जो मैया हैं उनको हम क्या कहते हैं? भवानी। और भवानी पार्वती जी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता? किया जाता है। तो बेटा भवानी का जो पुल्लिंग होगा वो होगा हमारा भगवान, क्योंकि भगवान का ही स्त्रीलिंग क्या होता है? भवानी। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है आपका डी ऑप्शन, यानी कि भगवान। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को समझा होगा, और जो भी हमने महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए होंगे वो सभी आपने लिखे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बेटा निरंतर चैनल पर बने रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सभी लाइक भी कर रहे हैं और इसे सभी छात्रों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे फिर मुलाकात होगी। ठीक है, ओके।